हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी, मतलब इजी ट्रिक बाय विशाल सोनी बोल दो या केमिस्ट्री पॉइंट बोल दो, वो आपकी इच्छा है। तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं आज पार्ट नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th। ओके, इससे पहले बच्चों मैंने आपको काफ़ी चीज़ बहुत अच्छे से समझाया है। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं। ठीक है, हम बॉन्ड पैरामीटर्स क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें ये बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हमें काफ़ी बॉन्ड के बारे में जानकारी है, थी और रहेगी। ओके, एंड बॉन्ड जो होते हैं ना वो काफ़ी डिफरेंस के टाइप के होते हैं, वो मैं आपको काफ़ी सिखा चुका हूँ। ठीक है, जैसे आज हम बॉन्ड पैरामीटर के अंदर हमारा जो फर्स्ट रहेगा वो रहेगा बच्चों हमारा बॉन्ड लेंथ। ठीक है, क्या रहेगा? बॉन्ड लेंथ के बारे में हम आज अच्छे से जानेंगे कि बॉन्ड लेंथ होता क्या है। ठीक है, बॉन्ड पैरामीटर्स का फर्स्ट पॉइंट है बच्चों बॉन्ड लेंथ क्या होता है। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला देता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कि चैनल को सब्सक्राइब करो और उसका बेल आइकन दबाओ। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके फ़ोन में कोई नोटिफिकेशंस नहीं आएगा और आप केमिकल बॉन्डिंग की यूनिट से पीछे रह जाओगे और आपके दोस्त आपसे आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो नाउ बच्चों इस केमिकल बॉन्डिंग से पढ़ने से पहले ना आपको क्लास 11th की 3rd यूनिट जो होती है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल वाली, वो आपको आनी चाहिए। तब जाके आप ये केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ो, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। पहले वो चैप्टर की रीड करो, फिर ये चैप्टर की आप रीड करना। ठीक है, उसमें काफ़ी चीज़ होती हैं, हम एरिया वगैरह निकालते हैं। ठीक है, लेंथ निकालते हैं किसी का, और भी कुछ है, काफ़ी चीज़ हैं वहाँ हम एक्सपेक्ट करते हैं सीखने के लिए। तो नाउ बच्चों बॉन्ड लेंथ होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। इसकी डेफिनेशंस बता देता हूँ पहले मैं आपको, बॉन्ड लेंथ होता क्या है। ठीक है, ये हमें क्यों सीखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके, इट इज़ द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई बोल दो या न्यूक्लियस बोल दो ऑफ द टू आइटम। मतलब दो आइटम के बीच में जो न्यूक्लियस होता है वो इक्वल डिस्टेंस का होना चाहिए, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशंस का, मतलब बिछा हुआ, पास, बिल्कुल क्लोज। ठीक है, क्या बोला मैंने कि इट इज़ इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द टू आइटम। ठीक है, आपको याद नहीं रहेगी, मैं आपको लिखवा देता हूँ ताकि आप नोट्स बना रहे होगे तो आप अच्छे से बना पाओगे। ओके, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि इट इज़ इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू आइटम। ठीक है, डेफिनेशंस आपको पता चली, क्या बताया मैंने? ओ, इतने तो आप होशियार हो, केमिस्ट्री पॉइंट जो पढ़ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट हमने एक चीज़ पढ़ी थी कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। क्या आपको पता है कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? नाउ हमारा जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो एक्चुअली आपको पता है क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड मैंने यार काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। मतलब दो आइटम के बीच में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना वो आसानी से क्या हो जाए, शेयरिंग कर ले, म्यूचुअली शेयरिंग कर ले दो आइटम के बीच में। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू सिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि बच्चों मेरे पास एक ये न्यूक्लियस है। ओके, ठीक है, एक न्यूक्लियस ये है मेरे पास और एक न्यूक्लियस बच्चों ये है मेरे पास। ठीक है, दो न्यूक्लियस है मेरे पास। ठीक है, और उसके ऊपर से बच्चों मेरे पास एक है वैलेंस सेल। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक वैलेंस सेल है न्यूक्लियस के ऊपर, और ये वैलेंस सेल दूसरा इसके साथ ओवरलैपिंग कर लेता है। ऐसे थोड़ा टेढ़ा बन गया, आप ठीक बना लेना अपनी नोटबुक में। ठीक है, ये इस तरह से ओवरलैपिंग कर लेता है इस वाले वैलेंस सेल से। ठीक है,
बच्चों मैं ये कौन सा एग्जाम्पल करा रहा हूँ बच्चों, मैं ये Cl2 का एग्जाम्पल करा रहा हूँ, आप ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारा वैलेंस हो गया, ठीक है, ये हमारा ओवरलैपिंग कर गया, ठीक है, ये वाला वैलेंस, ठीक है। और इसमें से जो बच्चों इन दोनों के बीच में जो इक्वली डिस्टेंस होगा वो क्या होगा बच्चों, वो होगा हमारा R, ठीक है। यही तो है हमारा बॉन्ड लेंथ, ठीक है, यही तो है बच्चों, यही तो हमें सीखना है, बॉन्ड लेंथ, जो हमारा इक्वली डिस्टेंस हो दोनों के बीच के अंदर, ठीक है। और आपने उस चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि इन दोनों न्यूक्लियस में जो क्लोरीन के 2 आइटम होते हैं उसकी जो पिकोमीटर होती है वो 198 पिकोमीटर होती है, ठीक है। कितनी होती है? 198 पिकोमीटर होती है, ओके, ठीक है। अगर 2 क्लोरीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाए, ठीक है, इस इक्वली शेयरिंग में से इसको हटा दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, तो बच्चों क्या होगा, 198/2 इज इक्वल टू 99 पिकोमीटर रहेगा, ठीक है। ये क्या निकल आई? ये निकल आई बच्चों हमारी रेडियस, ठीक है, ये हमारी रेडियस निकल आई, ओके। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि रेडियस, किसकी रेडियस? 1 क्लोरीन आइटम की रेडियस। बच्चों आगे चलें, अब समझ में आया हमारा बॉन्ड लेंथ हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब हमारा जो कार्बन कार्बन के बीच में अगर हम क्या निकालते हैं, बॉन्ड जो होता है ना हमारा कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, तो मैंने क्या बताया है बच्चों कि इट इज़ द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द 2 आइटम, ठीक है। यही तो हमारा है इसके अंदर, ये क्लोरीन, एक क्लोरीन और एक क्लोरीन, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वही तो हमारा बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ? ओके। आगे बच्चों हमारी एनसीईआरटी की बुक में एक और चीज़ दे रखी है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। वो चीज़ क्या है? देखो यहाँ तो बच्चों 2 क्लोरीन दे दिया, इन दोनों का साइज़ सेम है, ठीक है, आप आसानी से बता सकते हो इसका बॉन्ड लेंथ कितना होगा, ओके। एंड एनसीईआरटी की बुक में एक चीज़ और है कि बच्चों, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, मेरे पास एग्जांपल है HCl का, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का मेरे पास एक एग्जांपल है। अब मुझे इसका बॉन्ड लेंथ जानना है, कैसे जानेंगे मैं वो भी बताऊँगा। एक हमारा बच्चों क्लोरीन का न्यूक्लियस है, एक मेरे पास क्लोरीन है और एक मेरे पास बच्चों हाइड्रोजन है, ठीक है। इतना आपको पता है, आप सभी को पता है बच्चों कि क्लोरीन का साइज़ बड़ा होता है, ठीक है, और जो हमारा हाइड्रोजन है उसका साइज़ बच्चों छोटा होता है क्लोरीन से, ठीक है, ये आपको सभी को पता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसका साइज़ छोटा है और इसका साइज़ बड़ा है, ये हम कैसे निकालेंगे इसका बॉन्ड लेंथ? बच्चों घबराने वाली बात नहीं है, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको अच्छे से पता लग जाएगा, ठीक है। अब ये बना दिया मैंने, एक हाइड्रोजन बना दिया, एक क्लोरीन बना दिया, इन दोनों के बीच में मुझे क्या निकालना है? बॉन्ड लेंथ निकालना है, ठीक है। आप सभी को पता था कि इन दोनों के बीच में जो इक्विली डिस्टेंस होता है वो R होता है, और दोनों का क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। सेम कंडीशन बच्चों इसमें ही लागू की गई है, इन दोनों का जो कंडीशन है वो होगी R, और जो क्या कहलाएगा? बॉन्ड लेंथ कराए, बॉन्ड लेंथ बोला जाएगा इसको, ठीक है, इक्वली डिस्टेंस है, ओके। बच्चों इसके रेडियस में कोई चेंज नहीं आएगा, आपको सिर्फ इतना पता लगाना है कि इसका साइज छोटा है और इसका साइज छोटा है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से इक्विलिब्रियम से मैं कट कर दूँ दोनों को, ठीक है, इसकी रेडियस बच्चों क्या कहलाएगी? इसकी रेडियस कहलाएगी रेडियस हाइड्रोजन, ओके। यहाँ से और यहाँ से मैं कट कर दूँ तो इसकी रेडियस क्या कहलाई जाएगी? रेडियस क्लोरीन कहलाई जाएगी, ओके। इसके लेंथ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें केवल ये देखना है कि इसका कट करने के बाद क्या निकलता है और इसका कट करने के बाद क्या निकलता है, ठीक है। ये मैंने 2 बार कट क्यों किया? क्योंकि इसका एक साइज़ छोटा है, एक साइज़ बड़ा है, और यहाँ क्या था? यहाँ तो सेम साइज़ था, ठीक है। अगर हम एक सेम साइज़ पर दोनों के बीच में कट करेंगे तो 198/2, तो मतलब एक क्लोरीन का रेडियस कितना होगा? 99 पिकोमीटर होगा, ठीक है। तो बच्चों इसकी
बॉन्ड लेंथ जानने के लिए एक फॉर्मूला है, वो हमें याद रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है कि इसकी हाइड्रोजन रेडियस और इसकी क्लोरीन की रेडियस को हमें ऐड करना पड़ेगा। आर हाइड्रोजन प्लस में आर क्लोरीन, ये हमें पता लगाना पड़ेगा जब हमारा साइज़ एक छोटा हो या एक बड़ा। ठीक है, अगर सेम साइज़ के होंगे तो बिल्कुल आपको पता है, मतलब एक क्लोरीन का पिकोमीटर 99 होता है, 2 का कितना होगा वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, एक का साइज़ छोटा होगा और एक का साइज़ बड़ा होगा, तब जाके हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, इन दोनों की रेडियस को। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ? आगे चले। हाँ, अब एक चीज़ और है, आप इनको देखोगे कैसे? ठीक है, आइज टू आइज तो देख नहीं सकते बच्चों। यहाँ 2 टर्म यूज़ की जाती हैं बॉन्ड लेंथ देखने के लिए। फर्स्ट जो हमारी कंडीशन लगेगी बच्चों, वो एक्सरे डिफ्रेंसन के ज़रिए हम देख पाएंगे, एक्सरे डिफ्रेंशिएशंस के ज़रिए हम देख पाएंगे। सेकंड हमारी जो कंडीशन होगी वो हम सेप्टोस्कोपी से देख पाएंगे। ठीक है, जब आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाओगे, आईआईटी हायर एजुकेशंस आप करोगे, तब जाके यहाँ इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, इनके ज़रिए आपको बॉन्ड लेंथ का पता लगेगा। ठीक है, ओके, आप इसको इतना नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा आयोनिक बॉन्ड के बारे में हम और जानेंगे। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड मैंने आपको पहले बताया था कि ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके, इसको हम इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, आयोनिक बॉन्ड के अंदर बॉन्ड लेंथ कैसे निकालेंगे? कि बच्चों मेरे पास एक कैटायन है और मेरे पास एक एनायन है। ठीक है, जब कैटायन अपना इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है तो उसका साइज छोटा होता है। ओके, एंड देन कैटायन जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और वो अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, सेम कंडीशन बच्चों यहाँ लगी हुई है बिल्कुल। देखो, ये मेरा एक छोटा सा कैटायन है। ठीक है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दिया। ठीक है, साथ में ही बच्चों मेरे पास एक क्या है, एनायन है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और अपना साइज़ को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, कैटायन जो होता है वो बच्चों क्या करता है, साइज़ को डिक्रीज़ कर देता है, एंड देन एनायन जो होता है बच्चों वो क्या करता है, अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर देता है। ऐसे ये हमारा कैटायन हो गया, ये हो गया हमारा एनायन। ठीक है, आप सभी को पता है इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम डिस्टेंस d होगी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। ओके, अब देखो ये सेम कंडीशंस कौन से एग्जाम्पल के थ्रू हो गई, HCl एग्जाम्पल मैंने आपको पीछे कराया था। ठीक है, अब देखो इसका रेडियस निकालना पड़ेगा कैटायन का, और इसका एनायन का रेडियस निकालना पड़ेगा, अलग अलग निकालना पड़ेगा। ये रेडियस C पॉजिटिव हो गई और ये रेडियस C नेगेटिव हो गई। ठीक है, सॉरी A नेगेटिव हो गई, ये C पॉजिटिव, ये A नेगेटिव। ठीक है, हमें इन दोनों का डिस्टेंस पता करना है। ठीक है, ओके, कैसे पता करेंगे, इन दोनों का ऐड करके, रेडियस C पॉजिटिव और प्लस में रेडियस A नेगेटिव। ठीक है, इसके ज़रिए हम इसका बॉन्ड लेंथ के बारे में आसानी से जान पाएंगे। ठीक है, ये है हमारा आयोनिक बॉन्ड। आप कहोगे सर आपने इसकी डेफिनेशंस नहीं बताई, आयोनिक बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशंस क्या होगी? पिछले वाली जो बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन है वही तो है। चलो थोड़ा चेंज कर देता हूँ उसके अंदर मैं। यहाँ चेंज केवल इतना आएगा, इट इज़ द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ कैटायन पॉजिटिव और एनायन नेगेटिव। ठीक है, दैट इज़ क्लियर। इतना क्लियर हुआ आयोनिक बॉन्ड एंड बॉन्ड लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों वंडर वॉल लेंथ क्या होती है।
वंडरवॉल लेंथ क्या होगी इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। ठीक है, ये भी हमारी एक लेंथ होती है, इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। सेम कंडीशन क्लोरीन का एग्जांपल लेके चलूँगा मैं, बट इसमें हम ऐसे रखते थे वंडरवॉल लेंथ में, इसको हम ऐसे रखेंगे। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड में और कोवैलेंट बॉन्ड आपने पढ़ चुका, अब हम पढ़ेंगे वंडरवॉल लेंथ क्या होती है। ठीक है, ये यूनिट 3rd में आप क्लियर करना बच्चों, आप उसको पहले पढ़ना और केमिकल बॉन्ड को आप बाद में पढ़ना। ठीक है, वंडरवॉल लेंथ में बच्चों एक खासियत है कि जो भी इसका क्लोरीन होगा वो सेम कंडीशंस पे रहेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, एक क्लोरीन ये होगा, एक क्लोरीन हमारा ये हो गया। ठीक है, अब हम जानेंगे इन दोनों की डिस्टेंस कितनी होगी। ऐसे ऐसे डिस्टेंस आप सभी को पता है, कोवैलेंट बॉन्ड इज बॉन्ड लेंथ, ये होगी हमारी डी। ठीक है, आप सभी को पता है कि 1 क्लोरीन का कितना आइटम होता है, 99। ठीक है, दोनों का कितना होगा ओवरऑल 198 होता है पिकोमीटर। ठीक है, अगर इसके अंदर मॉलिक्यूल्स आ जाएं तब कोई डिफेक्ट पड़ेगा। जो इंटरसेक्ट की वजह से इसके पास बच्चों एक दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूल आ जाता है, मतलब सेम कंडीशंस पे 2 क्लोरीन और ऐड आ जाते हैं। ठीक है, आप बच्चों आइटम ऐड नहीं होगा, मॉलिक्यूल आएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है क्लोरीन Cl2, ये भी क्या हमारा क्लोरीन Cl2। ठीक है, सेम कंडीशंस पे। ठीक है, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी 198 पिकोमीटर होगी, इसकी भी डिस्टेंस 190 पिकोमीटर होगी। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ का इसका डी पॉइंट। ठीक है, ये क्या कहलाएगा बच्चों, मतलब ये एक अलग मॉलिक्यूल है, मतलब ये एक अलग क्लोरीन है और ये एक अलग क्लोरीन है, मतलब ये भी एक अलग मॉलिक्यूल है और ये भी। ठीक है, इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस क्या कहलाएगा बच्चों, वंडरवॉल डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, वंडरवॉल डिस्टेंस ये आपको कहलाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ, इसको समझो। ठीक है, ये एक मेरे पास क्लोरीन है, मतलब मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास एक इंटरसेक्ट की वजह से एक मॉलिक्यूल आया है दूसरा क्लोरीन, इन दोनों के बीच का अलग अलग, मतलब दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हो गए, दोनों अलग अलग क्लोरीन हो गए, इन दोनों का बीच को हम डिस्टेंस क्या बोलेंगे, वंडरवॉल डिस्टेंस कहलाएंगे। ठीक है, आप कहोगे सर इसकी डिस्टेंस पता चल गई, इसकी डिस्टेंस पता चल गई, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, इसकी एक्चुअली डिस्टेंस होगी 360 पिकोमीटर। कितनी होगी 360 पिकोमीटर इसकी डिस्टेंस होगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखना हमेशा। ओके, अब एक चीज़ है बच्चों, आप कहोगे कि सर इन दोनों के बीच में ही क्यों आया ये डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, ये एक्चुअली क्या आया है, एक फिजिकल अट्रैक्शंस की वजह से इन दोनों का बीच में डिस्टेंस आया है। ठीक है, आप इतना ध्यान रखना, क्या कैसे आया है, एक फिज़िकल एक पॉइंट है, ये फिज़िकल अट्रैक्शंस की वजह से ये हमारा पिकोमीटर आया है, डिस्टेंस आया है। ठीक है, यानी आप समझो, मतलब 2 चुंबक होते हैं आपस में चिपक जाते हैं सडनली। ठीक है, वो क्या करते हैं, फिज़िकल अट्रैक्शंस की वजह से हो जाते हैं, वैसे ही ये हैं। ओके, अब आप इसकी डेफिनेशंस कैसे लिखोगे, लिखवा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, आप अपनी नोटबुक में उतारो, आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा मेरी डेफिनेशन से, कि इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 सराउंडिंग आइटम बिलोइंग टू डिफरेंस मॉलिक्यूल। ओके, समझ में आया, स्ट्रक्चर की वजह से ही मैंने डेफिनेशंस बनाई है, लिखवा देता हूँ मैं, लिखो, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 सराउंडिंग ओके आइटम belonging to
डिफरेंस मॉलिक्यूल। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? ठीक है, मतलब दोनों डिफरेंस अलग अलग मॉलिक्यूल का हमें डिस्टेंस निकाला है। ठीक है, हमें बच्चों बॉन्ड लेंथ में क्या क्या जान लिया, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जान लिया। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड लेंथ के बारे में जान लिया और वंडरवॉल लेंथ के बारे में आपको मैंने बहुत अच्छे से क्लियर से इजी ट्रिक के अनुसार मैंने आपको समझाया है। ठीक है, आगे चले। आगे है बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर बच्चों कुछ सिंगल बॉन्ड भी आते हैं, डबल बॉन्ड भी आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी आते हैं। उसके बारे में मैं कुछ एक्सप्लेन करा देता हूँ। ठीक है, तो आप पढ़ते हो बच्चों कि कोई भी जो आइटम है वो बॉन्ड क्यों बनाता है, अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए। ठीक है, तो वहाँ बच्चों कुछ सिंगल बॉन्ड भी होते हैं, डबल भी होते हैं, ट्रिपल भी होते हैं। इन तीनों का अलग अलग पिकोमीटर होता है। ठीक है, इन पिकोमीटर को हम कैसे देखेंगे, ठीक है, ये कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, इसको हम कैसे मेज़र करेंगे कि हैज़ द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू आइटम इंक्रीज। ठीक है, देयर बॉन्ड लेंथ इज़ डिक्रीज, मतलब जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे उस बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होता चले जाएगा। जैसे जैसे देखो, जैसे ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के बाद जैसे ये डबल बॉन्ड आ गया मतलब इंक्रीज हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे उसका बॉन्ड होगा ना वो डिक्रीज होता चला जाएगा। नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू आइटम इंक्रीज इज बॉन्ड लेंथ इज डिक्रीज। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। ओके, ठीक है। अब एक बात बताओ, बॉन्ड जो है वो एक स्टेबिलिटी पाने के लिए बॉन्ड को बनाया जाता है। ठीक है, ये एक सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, इसको हम कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे जैसे ये बढ़ेंगे वैसे वैसे ये दोनों कार्बन बच्चों क्लोज आते चले जाएंगे, मतलब साइज़ बढ़ेगा तो क्लोज आ जाएंगे दोनों तरफ। तो न्यूक्लियस टू आइटम कम क्लोजर ईच अदर, मतलब जो भी दो आइटम होंगे वो आपस में क्लोज होते चले जाएंगे। ठीक है, और जो भी इनका बॉन्ड है, हम जैसे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों, उसको हम ईज़िली ब्रेक नहीं कर सकते, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे वो डबल बॉन्ड हो और चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो। देखो, जैसे मेरे पास एक लकड़ी ये है और एक लकड़ी ये है। ठीक है, ठीक है, इन मैंने बीच में से ब्रेक कर दी, ये मैंने मिला दिया, ये क्या हो गया, दो लकड़ी हो गई। ठीक है, क्या हम इसको तोड़ पाना आसानी से है? क्या हम इसको तोड़ पाएंगे आसानी से? बिल्कुल नहीं तोड़ पाएंगे। हैज़ कंपेयर 3 के, हैज़ कंपेयर 1 के, हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रेक टू ट्रिपल बॉन्ड हैज़ कंपेयर टू डबल बॉन्ड एंड हैज़ कंपेयर टू द सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये है हमारा सिंगल, ट्रिपल और डबल बॉन्ड के बारे में। ठीक है, अब हमें बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ चुके, अब हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल के बारे में। ठीक है, बॉन्ड लेंथ हमने जान लिया। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है एंड और वंडरवॉल लेंथ भी होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे बॉन्ड एंगल के बारे में। एग्जाम्पल लेके चलते हैं बच्चों, मेरे पास ऑक्सीजन्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑक्सीजन्स के साथ बच्चों क्या अटैच होता है, हाइड्रोजन। ठीक है, H2O का मैं यहाँ एक एग्जाम्पल सिखा रहा हूँ मैं, इसका हम बॉन्ड लेंथ जानेंगे। ये इस तरह आपको रिप्रेजेंट होता है और ऊपर आपको 2 लोन पेयर आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे इसके बीच का क्या बॉन्ड लेंथ होगा, क्या बॉन्ड एंगल होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, हमेशा ना एंगल बनाने के लिए ना 3 टर्म्स की ज़रूरत होती है, एक इसकी, एक इसकी और एक इसकी। ठीक है, तब जाके हमारा एक एंगल बनता है, बॉन्ड बनता है। एक्चुअली इसका एंगल कितना आता है, 104.7 डिग्री। हमेशा आप ध्यान रखना एंगल को ऊपर डिग्री लगाना, एंगल जब आप निकालो। ठीक है, अब इसके मॉलिक्यूल्स को आप कैसे नज़र दिखाई देंगे, इसके मॉलिक्यूल्स कैसे दिखाई देंगे, मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूल्स कैसे दिखाई देंगे। 2 टर्म्स थी हमारे, एक तो स्पेक्ट्रोस्कोपी थी और एक एक्सरे थी। ठीक है, ओके, ये क्या हो गया, ये हो गया बच्चों हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके तब जाके ये हमारा H2O का मॉलिक्यूल बना हुआ है।
ठीक है, क्लियर हुआ इतना। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम NH3 का, कि यहाँ मेरे पास नाइट्रोजन है, उसके ऊपर 2 लोन पेयर है, ऐसे इसको दिखाई दिया, एक ऐसे इसमें हाइड्रोजन्स को अटैच किया गया, एक ऐसे अटैच किया गया। इन दोनों का जो एंगल होगा बच्चों वो क्या होगा, सेम होगा। कितना, 107 डिग्री और 107 डिग्री इसका बॉन्ड लेंथ होगा, ठीक है, इक्वली होगा। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, हमारा जो सेंटर होता है ना, इसकी वजह से हम बॉन्ड लेंथ निकालना पड़ता है, ठीक है। इसको हम डेफिनेशंस कैसे लिखेंगे कि इट इज़ द एंगल बिटवीन द बॉन्ड पेयर्स ऑफ एन सेंट्रल आइटम, ठीक है। जब तक हमारे पास सेंट्रल आइटम नहीं होगा तब हम बॉन्ड एंगल नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। पॉइंट है हमारा बॉन्ड एंथैल्पी क्या कहलाता है, ठीक है। आप नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ गया होगा आयनाइजेशंस। एंथैल्पी क्या होता है, बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में अब हम सीखेंगे एक्चुअली क्या होता है। हिंदी भाषा में मैं आपको बता देता हूँ, मतलब किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड की जाती है, ठीक है, उस जो एनर्जी हमें चाहिए, ठीक है, क्या किसको तोड़ने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। इंग्लिश में आपको मैं डिफ़ाइन करता हूँ कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 आइटम, मतलब 2 आइटम के बीच में जो भी बॉन्ड बनता है, ठीक है, उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी, कितनी अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड की जाती है उसको हम कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। और उसको बच्चों हम किलो जूल पर मोल्स में इसकी यूनिट होती है, उसको हम डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास बच्चों एक है H2O का, ठीक है, इसको जब हम बॉन्ड लेंथ में बॉन्ड एंथैल्पी में इसको प्रोवाइड करेंगे ऐसे, ठीक है, तो ये 2 भाग में टूट जाएगा, ठीक है, दोनों टूट जाएंगे, ओके। टूटने के बाद, ठीक है, ये कैसी फॉर्म हो गई, ये एटॉमिक फॉर्म हो गई, ठीक है, मतलब ये क्या थी, H2 था, इसको जब हमने बॉन्ड एंथैल्पी में प्रोवाइड किया तब ये टूट गया, मतलब अलग अलग हो गए, हाइड्रोजन एक अलग हो गया और हाइड्रोजन अलग हो गया। ये कौन सी फॉर्म हो गई, एटॉमिक फॉर्म हो गई। इसका जो हमारा एंथैल्पी होगा, जिसको कितनी अमाउंट में हमने इस एनर्जी लगाई तब जाके हमारा ब्रेक हुआ, कितनी होती है, पॉजिटिव 435 kg मोल की हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा। फॉर दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं हम, ठीक है। एक तो हमारे पास ऐसे डिफाइन किया गया होगा, ठीक है, और एक मेरे पास बच्चों H+ में H ऐसे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इससे बनने वाला बॉन्ड ये हमारा मॉलिक्यूल बन गया, मतलब H2 क्या है, गैस होती है, मतलब स्टेबल गैस होती है एक, ठीक है। ये भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन तो हम कहीं नहीं देखते, है ना, ओके। अब इसके पास कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड की गई होगी, जितनी ऊपर थी उतनी नीचे, फ़र्क कितना होगा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ओके। इसकी हम एक और डेफिनेशंस बनती है, ठीक है, वो डेफिनेशंस बच्चों जेईई और नीट में काम आती है, ठीक है। यहाँ तो सिंपल बोर्ड एग्ज़ाम में आप ये भी लिख दो, आपका काम चल जाएगा। फिर भी मैं आपको लिखवा देता हूँ जो भी एक नई डेफिनेशंस बनती है बच्चों जेईई और नीट के लिए, कि इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज एंड फॉर्मेशंस ऑफ 1 मोल ऑफ आइटम, ठीक है, 1 मोल ऑफ बॉन्ड। लिखवा देता हूँ कि इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज एंड फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए बॉन्ड, ठीक है। यहाँ क्या था, यहाँ तो रिक्वायर्ड था और यहाँ क्या है, रिलीज़, मतलब कितनी अमाउंट में एनर्जी को रिलीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी लिख दो चाहे ये भी लिख दो, सेम बात है,
ठीक है। ज़्यादातर एग्ज़ाम बोर्ड 11th और 12th में यही डेफिनेशंस का यूज़ करते हैं, स्कूल वाले भी। ओके, इतना क्लियर हुआ। नाउ बच्चों, अगला हमारा पॉइंट है बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में। हम इसी में जानेंगे बच्चों एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों, मेरे पास एक H2O का है और एक CH4 का है। नाउ बच्चों, H2O का जब हम डायग्राम बनाते हैं, जब एक मॉलिक्यूल ऐसे बनाया जाता है, मतलब O और 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अब मेरे को बताओ, अगर इस वाले लाइन पर अगर मैं बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दूं, मतलब मैं इस वाले बॉन्ड को तोड़ना चाहूं, जितनी एनर्जी मैंने इस पे लगाई है, क्या उतनी ही एनर्जी इस पे लगाई जाएगी? वो भी आपको देखना पड़ेगा। मेरे को ये बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ही एनर्जी इस बॉन्ड पे लगेगी, वो आपको देखना है कैसे। ठीक है, अब देखो, ये एक H2O है, मतलब गैस है। ठीक है, H2O मतलब वाटर है एक। ठीक है, ये एक स्टेबल टाइप का मॉलिक्यूल है। अगर आप एक स्टेबल टाइप को तोड़ना चाहोगे तो उसकी स्टेबिलिटी में गड़बड़ आ जाएगी। ठीक है, क्या जो स्टेबल हुआ वाटर क्या अनस्टेबल की तरफ जाएगा? बिल्कुल नहीं जा पाएगा। ठीक है, आप उसको फोर्स करके ज़रूर भेज सकते हो। ठीक है, तो बच्चों, जब मैंने फर्स्ट हाइड्रोजन्स को तोड़ा, ठीक है, तब निकल गया, मतलब ऑक्सीजन से ऐड हो गया। अब बोला मेरे पास तो एक हाथ बचा, दूसरा हाथ भी ले ले, दूसरा हाथ भी तोड़ दिया तो H और प्लस में ऑक्सीजन बच गया ओनली, तो नॉट इक्वल टू 0। अगर मैंने फर्स्ट वाले पर जितनी एनर्जी लगाई है उससे ज़्यादा एनर्जी बच्चों सेकंड वाले पे लगेगी। क्यों लगेगी? क्यों? ताकि हम एक स्टेबल वाली एनर्जी को तोड़ेंगे, ठीक है, तो वो सेकंड वाला अनस्टेबल में जाएगा तो एनर्जी तो मांगेगा, तो किस फर्स्ट वाले से कितनी ज़्यादा होगी? सेकंड से। ठीक है, अगर हम इसका एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकालें, ठीक है, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि बॉन्ड एंथैल्पी 1 = इतनी है और सेकंड हमारी इतनी है। अगर मैं इसको एक तरह से लिख दूं H2O 2H प्लस में ऑक्सीजन, तो इसका टोटल जो हमने एवरेज निकाला है वो 489.5 हमारा एवरेज निकाला है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर हम कहाँ देखते हैं? ठीक है, एक्चुअली हम बॉन्ड ऑर्डर बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशंस क्या होती है? इजी ट्रिक में बताऊंगा मैं आपको डेफिनेशंस। मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 कोवैलेंटली बॉन्डेड आइटम, मतलब दो एक ऐसे कोवैलेंटली बॉन्ड होने चाहिए, उनके बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, मे बी आपको बॉन्ड ऐसे दिखाई दे, 1 2 3 दिखाई दे, चाहे आपको बॉन्ड फ्रैक्शंस की टाइप में दिखाई दे, 1/2 3/2 और 5/2, ऐसे भी दिखाई दे सकते हैं आपको बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, क्या आप बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 भी हो सकते हैं, मतलब सिंगल डबल ट्रिपल को हम 1 2 3 भी लिख सकते हैं। क्या हम बॉन्ड ऑर्डर को पॉइंट के अनुसार देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, 0.5 1.5 एंड 2.5। ठीक है, कुछ बॉन्ड ऑर्डर बच्चों ऐसे भी होते हैं जैसे आपको दिखाई देंगे F2-1 हो गया, ठीक है, O2 2 पॉजिटिव हो गया, ठीक है, N-1 2 हो गया, N-2 हो गया। ठीक है, ये कैसे हैं? ये आयोनिक स्पेसिस की टर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कैसी टर्म में पाए जाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की थ्योरी में ये आपको बॉन्ड ऑर्डर दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ तो एक केवल बेसिक सा था कि बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली होता क्या है, कि मतलब कोई 2 कोवैलेंटली बॉन्ड होते हैं, आइटम होते हैं, ठीक है, उनके बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगला टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 7 के अंदर। ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, इसलिए मैं यहाँ रोकता हूँ इस वीडियो को। ठीक है, थैंक यू।